हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में हर एक एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल, सेट, नाबार्ड, आरबीआई, आरआरबी का एग्जाम या फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है इस पे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये एग्जाम किस तरीके से होती है, कितने पार्ट है, यूपीएससी है क्या, यूपीएससी कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन कौन से एग्जाम्स लेते हैं, ये सब के बारे में आज डिटेल्स में बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो आते हैं कि ये जो सेशन है इसका काम क्या है। ये सेशन में हम किस चीज को लेकर बात करने वाले हैं, इस सेशन से हमें फायदा होगा। तो फर्स्ट तो यही थीम है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या दिक्कत हो रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर हमारे साथ बात कीजिए, तो आपको भी पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको करना क्या है, और आपकी अगर कोई डाउट होगी तो भी हम आपके इस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की सेशन में आज हम क्या बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की इंट्रोडक्शन क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या चीजें, किस तरीके की चीजें हमें पढ़नी है, इससे रिलेटेड बात होगी। डिटेल डिस्कशन किया जाएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के सिलेबस के ऊपर, एंड एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस तरीके से हम प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके से चेक किया जाए। उसके बाद होगी टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से किया जाए वो देखना। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्या इंपॉर्टेंस है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, एंड नोट मेकिंग की टेक्निक क्या होगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब आपका ये काम है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आप लोग जाके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले कुछ कुछ होमवर्क होती है। वो होमवर्क को आपको एक बार देखना है। आपकी प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई की प्रिपरेशन नहीं है, ये आपकी ओवरऑल वेलबींग, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। एक इंसान जो एक क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन करता हुआ बच्चा या फिर ग्रेजुएशन जस्ट पास किया हुआ है कोई एक एस्पिरेंट, वो किस तरीके से एक ऑफिसर लेवल पे अपने आप को पहुंचा रहा है, ये प्रिपरेशन उसके लिए है। वो हमें दिखाया जाएगा कि एक जो एस्पिरेंट था, एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने के लिए जो जर्नी होती है उसमें किस तरीके की आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरीके की काम करते हैं। क्या सिर्फ मनी एक आपका जरूरत है, या फिर पावर की जरूरत है, या फिर जो करप्शन के बारे में हम सुनते रहते हैं, या फिर जो स्कैम के बारे में सुनते रहते हैं, क्या वही यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स का फाइनल डेस्टिनेशन है, या फिर वो लोग काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल की बात करना चाहती हूँ। एक ये है कि ओपी चौधरी, ये बेसिकली थे दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की एक एरिया है जो नक्सलाइट एरिया है, जहाँ पे नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलता है। लोग बहुत ही पुअर है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, और उस एरिया पे जाके उन्होंने काम किस तरीके से किया। दांतेवाड़ा वैसे तो एक बहुत ही फेमस जगह है जो हमारे हर एक नक्सल न्यूज पे हमेशा रहते हैं, बट इस जगह पे उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो फोटो हम देख रहे हैं उसमें इतना तो पता चल रहा है कि इंडिया के दो ऑपोजिशन पार्टी के दो प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर इनकी फोटो है तो जाहिर सी बात है कुछ तो अच्छा काम इन्होंने किया होगा, तभी दोनों प्राइम मिनिस्टर आके इनसे मिल रहे हैं, है ना। तो काम क्या किया था, तो काम इन्होंने क्या किया, ये जो दांतेवाड़ा है एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, मतलब यहाँ पे नक्सल की
इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। उन्हें जब कलेक्टर बना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये जब डीसी बने, तो इन्होंने दिस इज ए वेरी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा, तो इसको कैसे चेंज किया प्रोग्रेसिव एंड वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट की तरह। तो इन्होंने पहले क्या किया कि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया वो किस तरीके का था। सबसे पहले उन्होंने जितना भी सेंट्रल के स्कीम्स था, स्टेट के स्कीम्स था, जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, किसानों के लिए बनाया गया था, वहां पे स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है वो सब कुछ लागू करना स्टार्ट किया। लोगों को पढ़ाया, लोगों को समझाया, लोगों को सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फंडिंग स्टार्ट की। कोई भी ऐसा स्कीम जैसे मनरेगा जो 100 डेज वर्क होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 100 दिन की काम की गारंटी देते हैं, उन्होंने उसको लागू किया। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होती है, मतलब कोई अगर प्राइवेट कंपनी सोसाइटी से कुछ हेल्प लेके, सोसाइटी के लोगों से काम करवा के अपने कुछ प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं, कुछ लाभ अचीव कर रहे हैं, तो उसका एक परसेंटेज उन्हें सोसाइटी के लिए, उसके काम के लिए उन्हें एक्सपेंड करना होगा, उन्हें वो खर्च करना होगा। किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, या फिर आप, हो सकता है आप एजुकेशन में खर्च करें, हो सकता है आप हेल्थ केयर में खर्च करें, हो सकता है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सोलर पावर लगाएं, जिस एरिया पे आपके ऑफिस है उस एरिया पे सोलर पावर लगाया जाए। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर किसी भी तरीके की आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने कॉर्पोरेट के साथ काम करके जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्हें मनाया, समझाया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंडिंग होती है, जो पैसे आते हैं, उसको इस एरिया पे लागू करने की कोशिश किया। साथ साथ में सर्व शिक्षा अभियान, जिसके वजह से लोगों को, वहां के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिला, स्कूल बनवाया उन लोग, ये जब कलेक्टर थे तो उन्होंने स्कूल बनवाया, उनको खाने के लिए मिड डे मील का राशन पहुंचाया। इसके बाद जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर राशन के शॉप्स होते हैं उसको ठीक से बनवाया। तो ये सारा काम इन्होंने डेवलपमेंट की काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा दिक्कतें फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब तक पॉवर्टी रहेगा, जब तक लोगों के अंदर गरीबी रहेगा, वो तब तक ही शस्त्र उठाते रहेंगे, तब तक ही वो नक्सलाइट मूवमेंट दांतेवाड़ा के एरिया में चलता रहेगा। तो धीरे धीरे लोग जब शिक्षित होना स्टार्ट हुए, जब उनको अपने काम के लिए रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ, तो लोग काम में बिजी हो गए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट था वहां पे लोगों का रोजगार बनाया, वहां पे लोगों का जो हेल्थ केयर है उसको ठीक कराया, एजुकेशन को ठीक कराया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया। तो ये सब के बाद इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक बहुत प्रोग्रेसिव और वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, तो इन्होंने काफी लंबे समय से ये काम किया था, 2005 पे ये पोस्टेड थे, और अभी के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आपको इन्हें देखने को मौका मिल रहा है। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया, ये एक्चुअल एक सिविल सर्वेंट का काम होता है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो आपको अगर एस्पिरेंट बनना है तो आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको किस तरीके से जाके काम करना होगा। आपको कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट को आपको संभालना है, आप किसी भी तरीके से काम करें उसको बेटर बनाने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट, और अब एक महिला की हम बात कर सकते हैं, शशांक आला। ये डिप्टी कमिश्नर थे मिजोरम के एक डिस्ट्रिक्ट का। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मिजोरम का जो बॉर्डर है वो एक साइड पे बांग्लादेश के साथ लगता है, दूसरे साइड पे म्यांमार के साथ है, और तीसरे साइड पे ये आसाम के साथ लगा हुआ है। तो मेन लैंड इंडिया पे हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ सिर्फ आसाम के थ्रू है। अब दिक्कत ये होती है बारिश के टाइम पे, या फिर कभी कोई जैसे मणिपुर अभी कुछ दिन पहले थोड़ा
उसमें प्रॉब्लम चल रहा था। तो ऐसा कोई भी बगल के स्टेट में दिक्कत होती है तो मिजोरम की जो कनेक्शन है मेनलैंड से कट जाता है। बारिश के टाइम पे रोड इतना खराब हो जाता है, आप हर बार अगर रोड ठीक भी करते हैं फिर भी होती है, क्योंकि बारिश वहां पे बहुत ज्यादा होती है और जो टेरेन है, जो रास्ता होती है, जो रास्ता बनाया गया है वो पहाड़ के ऊपर से है, तो इसीलिए पहाड़ में लैंडस्लाइड भी बहुत जल्दी होती है, धस जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से क्या होता था, वहां पे जो लोग है उसकी उन लोगों को जो ताजा सब्जी होती है, ताजा खाना होती है, वो बिल्कुल नहीं मिलता था। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, अपना जो बच्चा था 1 साल का उसको आंगनवाड़ी में डाल दिया, ताकि जो आंगनवाड़ी के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, लोगों को उसके ऊपर भरोसा आ जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बच्चे आंगनवाड़ी में हैं तो फिर बाकी बच्चे भी आंगनवाड़ी में जा सकते हैं, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो आंगनवाड़ी से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने ये किया। उसके बाद ये एक मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे 40 ऐसा गांव है 170 गांव में से जो बारिश के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे बिल्कुल ही कट हो जाता है आसाम से। तो आसाम से अगर कट हो गया, रास्ता बंद है, धस गया रास्ता, तो फिर खाना से लेके कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, खाना नहीं पहुंचेगा, दवाई नहीं पहुंचेगा, पानी नहीं पहुंचेगा, तो ऐसा सिचुएशन हुआ करता था। तो सिलचर आसाम से अगर लेट होता है तो जो खाना पच जाता है वो सारे खराब हो जाता था, या फिर इतना ज्यादा उसका भाव बढ़ जाए, इतना ज्यादा प्राइसी हो जाए, एक्सपेंसिव हो जाए कि लोग उसे खरीद नहीं सकते। तो सिचुएशन था ऐसा। अब इन्होंने क्या किया, उस गांव में उतने सारे जो गांव था, आसपास के गांव और लोकल कम्युनिटी को मिला के गांव के जो स्कूल्स होते थे वो सारे स्कूल्स में बगीचा बनाना स्टार्ट किया, गार्डन बनाना स्टार्ट किया। कानसिकुल कानफुल मतलब माई स्कूल माई फार्म। तो इसमें क्या होता था कि ताजी सब्जी लगाई जाती थी, जो सब्जी मिलता था उसी सब्जी से जो मिड डे मील में के खाना बनता था उसमें सब्जी दिया जाता था। अब हर एक क्लास के पास एक एक सब्जी के बगीचे को देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। इससे क्या हुआ, जो बच्चे थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि उन्हें सही तरीके से काम सीखना है, काम करना है, खेती करना वो लोग सीख गए। उनको ताजी ताजी हरी सब्जी मिलना स्टार्ट हुआ, जो बिना किसी खाद के है, बिना किसी पेस्टिसाइड के है। और जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें ठीक तरीके से 2 पेट की खाना नहीं मिलता, उन्हें कम से कम एक बार स्कूल से अच्छा खाना मिलना स्टार्ट हुआ। और जो बच्चे की पोषण की वजह से या फिर खाना एक्सपेंसिव है, अच्छे से खा नहीं पाते, इसलिए बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। जो बच्चे होते थे वो जाके गांव में काम लग जाते थे, वो खाने के लिए सबसे पहले आना स्टार्ट किया। और जो ठीक से खाना मिलेगा इसलिए बच्चे थे, जो माँ बाप है वो लोग भी भेजना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा कि इन्होंने बनाया कैसे कि इन्होंने ही जो खाद है, जो सीड्स है, वो सारे लेके आए और हर एक स्कूल में उसको, और उसी में से बच्चों को खेती करना सिखाया कि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल भी चाहिए। अब किचन गार्डन हम लोग घर पे छोटे मोटे बनाते रहते हैं, तो वो बच्चा अब जाके अपने घर में भी बना सकता है, ताकि घर वाले को जो खाने की ऐसे सामग्री नहीं मिल रही थी वो भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फुल फ्लेज नर्सरी बेड बनाए, जिसमें ऐसे लीफी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वहां के लोकल जो वेजिटेबल्स हैं, उन सबको उगाना स्टार्ट किया। और ये जो है बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पता चला, और स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने एक तरीका निकाला था बच्चे को सही पोषण देने के लिए।
उसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर लोकल कम्युनिटी से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे की जरूरत नहीं पड़ा। बट मॉडल इन्होंने बनाया कि बाद में बाकी सारे स्कूल्स में भी इसे दोबारा बनाने की कोशिश किया गया, ये इतना फेमस हो गया था। तो ये आप देखिए माई स्कूल माई गार्डन जो था, इस तरह पहाड़ के साइड पे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रही हूं कि आपको एक छोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको जाके काम करना है, क्या क्या करना होगा आपको, ये आपको पता चले। हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेस ना हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेस हो सकता है गवर्नमेंट की मदद मिले, हो सकता है गवर्नमेंट की मदद उतनी ना मिले, बट स्टिल आपके ऊपर जिम्मेदारी अगर दिया गया है तो जैसा सिचुएशन है उससे बेटर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनने के लिए आपका सोच भी ऐसी ही होना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे सॉल्व कैसे कर पाए, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आपके जो यूपीएससी की जर्नी है, ऑफिसर की जर्नी है, आपको पूरे टाइम यही करना है, ठीक है। तो बात यह है कि ऐसा कोई भी चीज जो सच में जिसका मूल्य है, जिसका वैल्यू है, वो आसानी से नहीं मिलती। आपकी अगर आधी एफर्ट बनी रही तो आधा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आइदर फुल एफर्ट दो पूरा रिजल्ट मिलेगा, फुल एफर्ट से थोड़ा बहुत भी कम होता है तो फिर वो ना के बराबर है। फुल एफर्ट से अगर आधा एफर्ट होता है, अगर आप आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको समझना है। कोई भी हाफ अगर एफर्ट देते हैं तो उसकी वजह से हाफ रिजल्ट नहीं आता, नो रिजल्ट आता, जिसका मतलब है फेलियर। तो पूरा का पूरा होता है तभी आप फाइनली अकम्प्लिश कर पाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले आप ये सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए मोटिवेशन है यूपीएससी का, आप क्या करना चाहते हैं जाके, और उसके लिए आपको क्या करना है। एक ऐसा पेपर लीजिए या फिर कोई एक डायरी लीजिए जिसमें आप बैठ के लिखिए कि आप आगे चल के करना क्या चाहते हैं। क्या आप घर वालों की प्रेशर से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या यूपीएससी की ऑफिसर को जो पैसे मिलता है वो आपका मोटिवेशन है, या फिर बाद में जो पावर आएगा वो आपका मोटिवेशन है। इवन वर्स्ट केस अगर आप एक ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको अच्छा डाउरी मिलेगा, शादी में अच्छा गिफ्ट मिलेगा, अगर इवन ये भी है तो भी लिख लीजिए। अपने आप से लोगों को ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, कोई भी रीजन हो काम आपको जाके यही करना है। तो आपकी जिंदगी में यूपीएससी का मोटिवेशन क्या है ये आपको जानना है, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपके अंदर सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा तो आपकी पढ़ाई में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा। तो क्या करना है, A4 एक पेपर लीजिए या फिर आपके डायरी लीजिए जिसमें लिख लीजिए कि क्यों करना चाहते हैं आप, सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब इन इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये तब भी पूछा जाता है। ये कहीं सारे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया, कहीं सारे पर्सनालिटी के जो टेस्ट है इंटरव्यू है उसमें पूछा गया। तो आपको आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए किस लिए आप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास कोई ऐसा आइडियल इंसान है जिन्होंने इस तरीके से एग्जाम क्लियर किया है। जिस तरीके का मैंने दो स्टोरी बताया, दो सिविल सर्वेंट की स्टोरी बताया, वैसे आपके पास कोई ऐसा मोटिवेशन है क्या, आप देखते रहते हैं वो कैसे काम करते हैं। संदीप भैया ही अगर है या फिर वो अभिलाष ही अगर है तो कम से कम आपने एस्पिरेंट से अगर उतना भी देख लिए तो वो भी आपके मोटिवेशन होनी चाहिए, है ना। तो आपको और सिर्फ सिविल में नहीं हो सकता, स्टेट सर्विसेज में हो सकता है वो कोई भी गवर्नमेंट रैंक पे नहीं हो, बट फिर भी आपका आइडियल है जो
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा है? आप किसी को आइडल मानते हैं? आपके जान पहचान के हो सकते हैं, नहीं जान पहचान के हो सकते हैं, कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता है जैसे संदीप भैया, ये भी हो सकता है। ऐसा आप सोचे कि आप इस तरीके से काम करें, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर भी आपका आइडल हो सकता है। तो बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? व्हाट टू रीच देयर, आप वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है और कितना तक आप अपना एफर्ट दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई अगर लड़की है या फिर लड़का है, हो सकता है कि आपको इतना टाइमलाइन दिया जाए कि 2 साल बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि घर की सिचुएशन उतना अच्छी नहीं है, आप बैठ के पढ़ नहीं सकते, आपको जॉब ज्वाइन करना होगा, या फिर ये है कि 5-6 साल तक आप टाइम ले सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है आपका, हर एक इंसान की लाइफ में हर तरह की सिचुएशन है। आप किसी एक को देख के उसका लाइफ की तरह आप अपना लाइफ नहीं बना सकते। तो जब आपको गोल सेट करना है तो ये सोच लीजिए कि क्या आप के लिए लॉन्ग टाइम जर्नी का समय है। अगर नहीं है तो उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। अगर है तो आप कितना तक टाइम ले सकते हैं, आपके घर वाले कितना तक टाइम आपको देंगे जिसके पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये होता है कि 2-3 साल तैयारी कर ली या फिर 1-2 साल तैयारी कर ली, उसके बाद नहीं हुआ, एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया या फिर दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। वो भी सही तरीका है उनके लिए, बट आपका क्या सिचुएशन है ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिचुएशन मैं बता दूं कि आप ये करो, वो चीज आपको खुद ही समझना है। अब यूपीएससी के बारे में इतना कुछ तो पढ़ लिया, इतना कुछ जान लिया कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेते हैं, सिविल सर्वेंट की के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, सब कुछ जान लिया। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें धारा 315 आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हर एक स्टेट में एक स्टेट सर्विस कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के एग्जामिनेशन और बाकी सारे काम के लिए एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, याद करके रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और जब भी पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में आपको ये पढ़ना भी होगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिया की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर बहुत सारे ऐसे पोस्ट, जैसे कि जो प्रेस्टिजियस पोजीशंस होते हैं गवर्नमेंट का। अब इसमें यूपीएससी से आप मान सकते हैं कि 19 से 20 तरह के की एक ही एग्जाम से जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है उनमें 19-20 तरह के की एग्जाम्स में आप जा सकते हैं। 19-20 तरीके के ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो आईएएस जो है सिर्फ एक सर्विस है, वैसे बहुत सारे है, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, इंडियन सर्विसेज, इनकम टैक्स है एंड कस्टम्स एंड ड्यूटीज है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, तो ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, डिफेंस सर्विसेज, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, देयर आर प्लेंटी ऑफ सर्विसेज। बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो आप यूपीएससी की एक ही एग्जामिनेशन से दे सकते हैं। इन सब में अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग पोजीशन होती है, जिसके लिए आपको बस एक ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपीएससी की मेन फंक्शन क्या है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एकलौता एग्जामिनेशन नहीं है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस की एग्जामिनेशन,
इसके साथ साथ जियो साइंटिस्ट की एग्जामिनेशन और इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन वो भी ईएससी होती है। ये सब कुछ यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीएससी नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग सर्विस दे सकते हैं। अगर आपकी एज बहुत ही कम है और आपको डिफेंस में जाना है, अगर आपको एज ए रिसर्चर कहीं पे साइंटिफिक पोजीशन में ज्वाइन करना है तो आप जियो साइंटिस्ट की पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप इकोनॉमी में अच्छा करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक सर्विसेज की एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साथ साथ में ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट की रिक्रूटमेंट करना भी यूपीएससी का काम है। नेक्स्ट है एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। अब ये क्या होती है? आप में से कितने लोग ने पूजा खेड़कर के बारे में सुना है? आई होप न्यूज पे बहुत ज्यादा था तो सुना होगा आपने। तो उनके जो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया था, जो एग्जामिनेशन के रूल को वायलेट किया था, उन्होंने बहुत बार एग्जामिनेशन दिया है, कारचुपी किया है और साथ साथ में गलत इंफॉर्मेशन दिया है, उनकी कैटेगरी को लेके उल्टा सीधा इंफॉर्मेशन था। तो ये सब के लिए यूपीएससी ने उनका जो सर्विस है वो कैंसिल कर दिया था। ये भी यूपीएससी ने किया था। तो सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं है, उसके बाद किनको किनको सिलेक्ट किया जाएगा इसके लिस्ट भी यूपीएससी बनाते हैं, बट वो रिकमेंडेटरी लिस्ट है। ऐसा यूपीएससी कभी नहीं बोलता है कि यही स्टूडेंट है, इन्हें लेना है। उनकी जो पीडीएफ आती है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाके देखिए, रिकमेंडेशंस लिखा रहता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि ये स्टूडेंट की लिस्ट है, इसको आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर इनकी डॉक्यूमेंट सही रही तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये सारे के सारे ऑफिसर्स की प्रमोशन देखता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंदर है। एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिमिनल चार्जेस, ये सब भी यूपीएससी ही रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यूपीएससी का बेसिकली पर्पस क्या है? एक है तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपके मेरिट के बेसिस पे होगी। अब ये आप बता सकते, ये आप बोल सकते हैं कभी कभार कि हर बार क्या मेरिट के बेसिस पे होती है? जैसे पूजा खेड़कर, ऑब्वियसली एक नाम है, बहुत फेमस नाम है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस 99% कंडीशन में मेरिट बेस्ड होती है। तो फेयर एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सिविल सर्विसेज, ये यूपीएससी का काम है। साथ साथ में कैंडिडेट की नॉलेज देखना, वो किस तरीके से पढ़ाई किया है, उनके प्रिपरेशन कितना है, ये प्रीलिम्स में, मेंस में देखा जाता है। उनकी एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी कैसा है, वो किस तरीके की ऑफिसर बनने वाले हैं, ये सब कुछ इंटरव्यू में देखी जाती है। साथ साथ में ये भी देखी जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए ये भी देखा जाता है। तो यूपीएससी जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर होती है, वो कंप्लीटली उनके कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। पैसे, क्या पैसे फैक्टर होता है? नहीं। क्या पावर फैक्टर होता है? नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी कैपेबिलिटी ही आपकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया होगी। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये कैसे? क्योंकि यूपीएससी हर एक मिनिस्ट्री के लिए, हर एक पोस्ट के लिए जो ऊपर लेवल की पोस्ट होती है वो भी सिलेक्शन करता है। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होती है वो मेंटेन रहता है। जो लोगों की रिक्रूटमेंट किया जाता है उनकी इंटीग्रिटी सही हो, ना कि उनको करप्शन या फिर देश मतलब लोगों का पैसा इधर उधर करने का मन है, वो अपने दिल से अच्छे होने चाहिए। एंड कमिट
रहे पब्लिक सर्विस के लिए। ऐसा ना हो कि वही बाद में बाबू बन जाए, वही बाद में राजा बन जाए। तो लोगों की हेल्प के लिए, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए क्या सच में वो कमिटेड है, ये देखना भी यूपीएससी का ही काम है। गवर्नमेंट ऑपरेशंस, तो अगर गवर्नमेंट की काम करने की तरीका बेटर होगा, जल्दी जल्दी काम होगा और देश आगे बढ़ेगा। और अगर इनकम्पिटेंट ऑफिसर है तो ये सब कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ और भी एक काम है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना और रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। तो डाइवर्सिटी कैसे प्रमोट करते हैं? मान लीजिए अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन सबको एक ही तरीके का मौका मिलता है। और आपको इसके लिए करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना होता है। इवन आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप बैठ सकते हैं एग्जामिनेशन में। जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन है, आपको कोई बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एडवांस चीजों की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक ग्रेजुएशन तक की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आप सही तरीके से पढ़ाई करें। इसीलिए क्वेश्चन भी जो होती है मोस्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एंड आपकी ग्रेजुएशन अच्छी हो, आपने सही तरीके से ग्रेजुएट हुए हैं, बस इतना सा इसकी क्राइटेरिया है। और क्या है? रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो एग्जामिनेशन होती है ये ना तो कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, किसी भी गांव के अंदर के स्कूल में हो सकते हैं ताकि लोगों को अपना घर के आसपास सेंटर मिले। ऐसा ना हो कि एसएससी की तरह जयपुर में घर है तो अंडमान में सेंटर दे दिया, ऐसा नहीं होता। आप जहां पे सेंटर चूज करेंगे उसी के आसपास सेंटर होते हैं। आपको कंप्यूटर की बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो अभी भी गांव के एकदम से गांव के इंटीरियर के स्कूल में कंप्यूटर ना भी हो सकता है, तो वैसे भी लोग एग्जाम दे सकते हैं। एक मिजोरम के लड़के को जितना मौका मिलेगा, एक राजस्थान के ऐसे जैसलमेर के गांव के बच्चे को भी उतना ही मौका मिलेगा। एक कश्मीर के लड़की को जितना मौका मिलेगा, एक तमिलनाडु के लड़के को भी उतना ही मौका मिलेगा। सबके लिए ये मौका बराबर की है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन सबके लिए है। कोई भी बैकग्राउंड के आप हो सकते हैं, कोई भी जेंडर के आप हो सकते हैं, कोई भी रीजन के हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, सबके लिए रिप्रेजेंटेशन का मौका बराबर का है। सिविल सर्वेंट्स की जो कैडर है वो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का। जैसा मैंने कश्मीर का भी एग्जांपल दिया और तमिलनाडु का भी एग्जांपल दिया, राजस्थान का भी एग्जांपल है, अरुणाचल की भी एग्जांपल है। तो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक कंप्लीट डाइवर्सिटी आपको मिलेगा यहाँ पे। जो मतलब जिनके पापा तक नहीं है, जो गांव में खेती करते हैं, उसको भी जितना पढ़ना है उसको जितना मौका मिलेगा। एक अगर बिलियनियर कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके बेटे को भी उतना ही मौका मिलेगा। ठीक है, और क्या है? इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बढ़ाना। एडवाइजरी रोल, जो मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है वहां पे ये एडवाइस करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। वो ये कभी नहीं बताते कि इन्हें यही स्टूडेंट को लेना है, यही एस्पिरेंट को लेना है। तो रिकमेंडेशन एंड सजेशन देते हैं ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेटर करने के लिए। कभी कभार आप देखते रहते हैं कि हम ये चलता है, यूपीएससी सिलेबस चेंज करते हैं, यूपीएससी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इंटरव्यू का हो सकता है वेटेज कम कर दे, मेंस का वेटेज बढ़ा दे, या फिर जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, कभी एक ऑप्शनल रखते हैं, कभी 2 ऑप्शनल रखते हैं। तो ये सारे जो है एक्चुअली रिकमेंडेशन प्रोसेस होती है जो यूपीएससी करते रहते हैं। प्रोफेशनलिज्म बढ़ाते हैं। एंड कोई भी सिविल सर्वेंट जो चीजें, जो चैलेंजेस फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मिड सर्विस, मतलब 10 साल सर्विस होने के बाद, 15 साल सर्विस होने के बाद कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, वो ट्रेनिंग भी यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अदर सर्विसेज, जैसे
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम, आईएफएस, इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की एग्जाम, कंबाइंड मेडिकल सर्विस की एग्जाम एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जियो साइंटिस्ट की एग्जाम, ये सब कुछ यूपीएससी कंडक्ट कराता है। साथ साथ में स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जनरलाइज्ड सेक्टर हो, डिफेंस हो, ये सब कुछ यूपीएससी देखते हैं। ओके, तो अब आते हैं यूपीएससी की जो एग्जाम होती है वो कितने स्टेज में डिवाइडेड है। तो 3 स्टेज है इसका, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब आपको बस क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल मार्क्स बनेगा उसमें ये प्रीलिम्स की मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेंस और इंटरव्यू की जो नंबर होती है वो कंबाइन होकर मेरिट लिस्ट बनता है, प्रीलिम्स के नंबर इसमें बिल्कुल नहीं आता। और प्रीलिम्स की एग्जाम कैसे होती है, 2 कंपलसरी पेपर है जिसमें 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, एक एक पेपर है 200 मार्क्स के। जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर है, और आपको हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। जीएस पेपर 1 जो है ये इसमें इस तरीके से बोला जाता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। और जीएस पेपर 2 यानी कि जिसे हम सीसैट के पेपर कहते हैं, उसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2.5 मार्क्स की हर एक क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स की एग्जाम है, 2 घंटे की समय। ठीक है, तो अब जीएस पेपर 1 जो है उसके लिए आपको 2 मार्क्स, आपको अगर सही आंसर किया तो 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत आंसर किया तो 0.67 मार्क्स कटते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो सीसैट यानी कि जीएस 2 का पेपर है उसमें 0.87 मार्क्स कटते हैं, और अगर आपने सही किया तो 2.5 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि जो सीसैट यानी कि जीएस 2 का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब उसमें 66 मार्क्स आपको लाना है, मतलब 33%। 200 मार्क्स की एग्जाम है तो 66 मार्क्स आपको लाना है। अगर ये मार्क्स आप नहीं ला पाए तो पेपर 1 की चेकिंग ही नहीं होता है। तो जीएस पेपर 1 जितना इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट कुछ सालों में, खासकर लास्ट 2-3 सालों में सीसैट की पेपर इतना टफ आना स्टार्ट हुआ कि मैथमेटिक्स के एमएससी किए हुए स्टूडेंट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिपरेशन के टाइम आपको सीसैट हो जाएगा या फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। जो पेपर इंपॉर्टेंट है, जो पेपर को आपको पढ़ना है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वो टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है, और आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश करते हैं तो उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहते हैं, और जो हिंदी भी चूज करते हैं तो उनके लिए भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही भाषा में पेपर रहती है। मेंस के जो पेपर होते हैं उसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, एक है इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश के लैंग्वेज, कोई भी नेटिव लैंग्वेज में से, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कोई भी हो सकता है। तो वन इंडियन लैंग्वेज ऐसा है जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। कहां से? हमारे संविधान की 8वीं जो शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट, जो भाषा मेंशन किया गया है, उनमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करना है
पेपर ए के लिए, जिसमें आप उस भाषा में लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट होता है पेपर बी, ये 300 मार्क्स की है। पेपर ए भी 300 मार्क्स की है, और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब इसका जो नंबर है वो टोटल नंबर में ऐड नहीं होगा। बट अगर आप इसमें पास नहीं किए तो आपके बाकी सारे कॉपी चेक की नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप प्रीलिम्स के बाद मेंस तक समझ में आ रहा है। तो मेंस की फर्स्ट है ये 2 क्वालिफाइंग पेपर जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो पेपर हमारी मार्क्स के लिए काउंट किया जाएगा। तो मेंस की जो टोटल मार्क्स होती है वो 1750 मार्क्स की होती है, जो रिटन टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। पेपर 1 जो होते हैं वो ऐसे पेपर के हैं, 250 मार्क्स की होती है। पेपर 2 जो है वो जीएस पेपर 1 है। तो एक्चुअली जीएस पेपर 1 जो है वो पेपर 2 का है, 250 मार्क्स का है। पेपर 3 ये जीएस पेपर 2 का है, इसमें भी 250 मार्क्स है। पेपर 4 ये जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे पार्ट आते हैं। इसमें आपको 250 मार्क्स की एग्जाम देना है। इंडियन पॉलिटी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नेंस होती है, इंटरनेशनल रिलेशन हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बाकी सारे कंट्रीज का कैसा है, साथ साथ में इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, और उसके जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारे इसमें मेंशन होते हैं। एंड साथ साथ में सोशल जस्टिस, ये है जीएस पेपर 2 का मोस्टली सिलेबस। पेपर 1 मोस्ट ऑफ आपके स्टैटिक पार्ट में आती है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब पढ़ा जाए, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाए, इंडियन सोसाइटी में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, फूड को लेके डाइवर्सिटी है, कपड़े को लेके है, जेंडर अलग अलग टाइप का है, जेंडर को लेके डाइवर्सिटी है, तो कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, तो ये सब चीज को लेके पढ़ाया जाता है, और ये भी 250 मार्क्स की है। नेक्स्ट है फोर्थ पेपर हमने बात कर लिया। पेपर 5 जो है ये जीएस पेपर 4 में आते हैं। इसका पार्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। तो आपकी एथिक्स क्या कहते हैं, आप कितना तक कोरप्शन नहीं करने वाले हैं, ये समझा जाता है कि आपकी एथिक्स का पेपर कितना स्ट्रांग है। मैक्सिमम स्टूडेंट की ये गलती होती है कि वो एथिक्स के पेपर में ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते, बट एथिक्स के पेपर जो होती है वो मैथ्स की तरह मार्क्स कैरी करता है। अगर आपकी पेपर अच्छी गई, अगर आपकी एथिक्स का पेपर अच्छी गई, तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो एथिक्स के पेपर में कुछ थ्योरीज होती है, कुछ आपके इंडियन फिलोसोफर्स भी होते हैं, एंड साथ साथ में कुछ ऐसे वैल्यूज जो हमारे ऑफिसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सारे बताया जाता है। एंड केस स्टडीज होती है, तो आपको एक सिचुएशन दिया जाता है और उस सिचुएशन में बताया जाता है कि सबसे अच्छी तरीके से आप कौन सा काम कर सकते थे, तो ये होती है केस स्टडीज, वो भी 250 मार्क्स की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेपर 6 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट की 2 पेपर होती है, और यूपीएससी बहुत सारे ऑप्शनल्स आपको देते हैं, जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट की होती है, साइंस के सब्जेक्ट की होती है, मैथ्स की होती है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की होती है, इंटरडिसिप्लिनरी कुछ सब्जेक्ट होती है जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी होती है। तो उसमें आपको चॉइस करना है, कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। और इसमें जो फर्स्ट पेपर होती है वो मोस्टली आपके स्टैटिक पार्ट है, मतलब थ्योरीज होती है, उसमें जो पहले जो थ्योरीज बन गया है और फंडामेंटल्स है उस सब्जेक्ट का, ये पढ़ाया जाता है। एंड सेकेंड पेपर में डायनामिक्स पार्ट होती है, जहां पे रिसेंट न्यू डेवलपमेंट हो सकता है कि आपने जूलॉजी या फिर बॉटनी लिया, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो पेपर लास्ट पेपर में ऑप्शनल सेकेंड पेपर में आ जाए।
तो इस तरीके की पेपर की डिवीजन होती है जो आपको डिटेल में जानना है एंड प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है। तो ये सब के पढ़ाई के लिए आपको एक बहुत सही टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर पाए। इतना रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं है, इतना रेस्ट्रिक्शन के साथ भी नहीं करना है कि अगर एक दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर घर में घर वाले आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, घर में शादी आ जाए तो फिर आपकी पढ़ाई खराब हो जाए। तो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाए या फिर आपको 2 दिन पढ़ने के बाद वो रूटीन देखने का मन ही ना करे। अरे इतना स्ट्रिक्ट रूटीन पढ़ने का मन नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रूटीन फ्लेक्सिबल हो ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, आपको थोड़ा बाहर घूमने का भी टाइम मिले और घर वालों के साथ या फिर दोस्तों के साथ आधे घंटे टाइम भी बिताने की समय मिल जाए। तो इस तरीके की एक टाइम टेबल भी बनाना है। और मेंस के सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो है आंसर राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोच ले कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। नो सर, वैसे प्रिपरेशन नहीं होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे पहले प्रिपरेशन मेंस की होती है। आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, तभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की चीजें पढ़ के या फिर समझ के प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं होगा। खासकर जो लास्ट 3-4 साल की क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है उसमें ये बहुत ही मुश्किल है कि आप सिर्फ फैक्ट पढ़ के या फिर प्रीलिम्स के लिए 3-4 महीने पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर कर ले। उसके लिए आपको मेंस की जो सब्जेक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए जो लिखने का तरीका है वो बहुत सही तरीके से ग्रास्प करना होगा, तभी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं। ये लिख लीजिए, अगर आप करते हैं ऐसा, अगर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो समझ जाइए कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। अगर प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो भी जाए तो भी मेंस आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे पहले ये चीज जानना है, आपको सिलेबस जानना है। आपकी पढ़ाई करने से पहले आपकी सिलेबस की पढ़ाई होनी चाहिए। सिलेबस जो है आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, उसकी फोटो आ जानी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में मेंशन किया रहता है। जो जो टर्म दिया है उसी उसी टर्म पढ़िए, उसी उसी टर्म से क्वेश्चन आता है। उससे ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो सिलेबस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रिपरेशन की जड़ है। जितना आप सिलेबस को समझेंगे उतनी अच्छा आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट नॉइज, यानी कि एक्स्ट्रा रीडिंग जो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पे आपको पीएचडी की तरह पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप जाके पीएचडी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने वाले, आप जाके एमएससी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने वाले। घर में जिसकी राशन पानी बंद हो गया गवर्नमेंट की कोई गलती की वजह से या फिर किसी आपके सबऑर्डिनेट की गलती की वजह से, आपको उसके बारे में जानना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करनी है। तो दोनों केस में डिफरेंस को समझिए और पढ़ाई भी उसी तरीके से करना है। आप तक एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए था ताकि आपको डिग्री मिलने वाला था। इसमें आपको मार्क्स चाहिए ताकि आप बाद में काम कर पाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, आपको लेक्चर अटेंड करना है या फिर बुक पढ़ना है। तो लेक्चर अगर आप अटेंड करते हैं तो कोई एक इंस्टीट्यूट से करें, ऐसा नहीं कि 2-3 इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है, ऐसा भी नहीं है। कम प्राइस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाते रहते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल फ्री रहते हैं, जैसे कि हमारी परीक्षा जंक्शन है वो भी फ्री में आप पढ़ सकते हैं वहां से।
तो कोचिंग सेंटर या फिर कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर गाइडेंस के लिए। साथ साथ में एनसीईआरटी रिडीम आपकी प्राइमरी काम है। सबसे जरूरी काम एनसीईआरटी की पढ़ाई है। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको याद होने जानी चाहिए। उसके कौन से पेज में कौन से जगह पे वो ऊपर के कॉर्नर पे था या फिर नीचे के बॉक्स में था, कहां पे लिखा हुआ था, ये सब कुछ आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। या फिर रिकमेंडेड बुक्स आपको पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपकी प्राइमरी सोर्स होनी चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ये आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स, जो बहुत ही कोर टॉपिक है। मान लीजिए जियोग्राफी में कोर टॉपिक क्या है, जैसे लैंड फॉर्म्स या फिर वॉल्केनो, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप, ये कोर टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। या फिर दिन रात्रि की जो डिफरेंस होती है वो किस वजह से होती है, कोरियोलिस फोर्स। जियोग्राफी का एग्जाम्पल के साथ साथ मैं हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल दे रही, हो सकता है कि चोला एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, या फिर ऋग वैदिक जो युग है, या फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है, वो कोर टॉपिक है, वहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस वैसे टॉपिक को आपको इतना याद करना है कि उसमें से कोई भी चीज ना छूटे। अगर आपने पढ़ाई किया है तो वहां से कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप गलत करके आए या फिर आप छोड़ के आए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस में आपको ये समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंटली ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पूछे जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है कि यूपीएससी 2-3 साल में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को रिपीट करता है, जिसका जो आंसर की है वो यूपीएससी पता है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन को देख लिया तो 2 नंबर या फिर 4 नंबर, 6 नंबर आपके पास मौजूद है। और एक्चुअली अगर 3 क्वेश्चन ऐसा आए और आप तीनों क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो मान लीजिए तीनों क्वेश्चन की आपकी सही नंबर और गलत ना करने की वजह से 2 नंबर की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक्चुअल 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है किसी और एस्पिरेंट से। 8 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है भाई, प्रीलिम्स क्लियर होना ना होना ये 8 नंबर पे ही हो जाता है। 3 क्वेश्चन से आपकी पूरे साल की मेहनत चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। उसके लिए कोई एक रिलायबल सोर्स को आपको फॉलो करना है डेली करंट अफेयर्स के लिए। साथ साथ में इन डेप्थ पढ़ाई के लिए आपको न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना ही है, अदरवाइज आपके प्रिपरेशन है अधूरा है। सिलेबस को देखिए, करंट अफेयर्स को देखिए कि ऐसा कौन कौन सा करंट अफेयर्स है, अफेयर्स के पीछे की चीजें पूछा जाता था, उससे चीजें पूछा जाता था। अब करंट अफेयर्स की डायरेक्टली न्यूज पूछा जा रहा है कि ये किस वजह से न्यूज पे था, ये पूछा जा रहा है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई भी करना होगा, और एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं जब आपको सिलेबस का बहुत अच्छे तरीके से पता हो, प्रीवियस क्वेश्चन को आपने बहुत सही तरीके से एनालाइज किया है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपको ये जानना है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या फिर आप जहां से पढ़ रहे हैं या फिर आप बुक से पढ़ रहे हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसे बैठे बैठे टीचर कुछ बोले जा रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं, पढ़ाई नहीं होती। या फिर टीचर जो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं आप उस पीपीटी को पढ़ लिए, नहीं होती है पढ़ाई।
क्लास 11 12 में स्कूल में ग्रेजुएशन में हम बैठ के लिखते हैं और उसी लिखने की जरूरत आपको है, क्योंकि मेंस की एग्जाम में आपको 2 घंटे बैठ के लिखना है, 3 घंटे बैठ के लिखना है। 250 मार्क्स की एग्जाम में लिखने के लिए लोगों के हाथ टूट जाते हैं। बिलीव मी, इतना आसान नहीं है लिखना। तो इसीलिए अभी से 2 घंटे या 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए और नोट्स बनाइए हर एक चीज का। इवन अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर ही छोटा छोटा नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का ही नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि बाहर से कोई नोट्स खरीदना है। बाहर से अगर कोई नोट्स आप खरीदते हैं तो अगर किसी ने आपको नोट्स बना के दे रहे हैं तो उन्होंने तो वो नोट्स बनाया जो उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, वो उनके पढ़ाई के हिसाब से है। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि उन्हें जो चीज आसानी से समझ में आ रहा है आपको वही चीज समझ में आ जाए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हर किसी के लिए अपना अपना नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना ही होगा। तो नोट्स बनाने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिविजन। मेरे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आते रहते हैं कि मैडम कितना रिवीजन करनी चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार। मैं कहती हूँ जितना रिवीजन में आपको सब्जेक्ट याद हो जाए उतनी रिवीजन करना है। वो अगर 2 बार में याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है 6 बार में याद रहता है, 8 बार में याद रहता है तो 8 बार ही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो खराब बात है। सबके लिए रिवीजन का तरीका अलग होता है। जो जिस तरीके से याद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनली आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना है, बाकी और कुछ नहीं। आपने कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, कितना दिन पढ़ा, कितनी बार रिवीजन किया, कैसे टाइम मैनेज किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाता। और सिलेक्शन होने के लिए आपने जिस तरीके से भी पढ़ाई किया है वो लिख के आना है, समझ रहे हैं? तो मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। डेली आंसर राइटिंग, ये चीज आपको जानना ही है कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ के वाले आंसर लिख लेंगे। जो पहली आंसर राइटिंग करते हैं उन सब के माइनस पे मार्क्स आती है। बट हाँ, आपकी इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप हर दिन एक एक करके आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। हर दिन लिखना पड़ता है एग्जाम, हर दिन लिखना पड़ता है आंसर। अदरवाइज एक दिन बैठ के 4 आंसर लिख लिया, बाकी एक हफ्ते बैठे रहे, वैसे नहीं होता। वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगा तो आपकी इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। और सिर्फ आंसर नहीं लिखना, आंसर लिखने के साथ उसको चेक भी कराना होता है और सही लोगों से चेक कराना है। ऐसा नहीं कि एआई से आप चेक करा रहे हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई मेंटर है, अगर आपके पास कोई इवेल्युएटर का नंबर है तो उनसे हर दिन बात कीजिए। उनसे ये पूछिए कि हमने ये गलत लिखा है, अपने मार्क्स नहीं दिया है, तो क्या सही लिखना है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, फीडबैक की भी जरूरत है। उस फीडबैक को आपको समझने की जरूरत है, तभी आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से होगी। और उसके लिए आपको बहुत पैसे नहीं खर्च करना होता है। उसके लिए आप अगर कोई सीनियर है उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो जो सीरियस एक सीनियर आपको मिल जाए तो उनसे बात कीजिए। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है। आप एक ही इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स, एक ही इंस्टीट्यूट का नोट, उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनका वो अपने ही टॉपिक से, अपने ही डॉक्यूमेंट से, अपने ही पीडीएफ से क्वेश्चंस निकलते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती यूपीएससी में। आपका काम क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद 2 घंटे बैठ के फोकस्डली क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्व 1 घंटे में भी हो रहा है तो भी 2 घंटे बैठे रहना है।
क्योंकि 2 घंटे बैठ के दिमाग चलाना भी आज के दिन में बहुत मुश्किल है। जहां पे लोग 30 सेकंड की रील को स्क्रॉल करके चले जाते हैं, वहां पे 2 घंटे बैठे रहना बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आपने नहीं किया है तो कभी एक दिन करके देखिए, तब पता चलेगा कितना मुश्किल काम था। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स मैं आजकल देखती हूँ, उनका दिक्कत क्या होती है, वो भूल जाते हैं कि उन्हें बैठ के पढ़ना है, आधे घंटे पे नहीं बैठ पाते। तो अगर 2026 की आप प्रिपरेशन ले रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है। 2 घंटे बैठते हुए पीठ में दर्द हो जाता है। दोपहर की जो एग्जाम होती है उस टाइम पे नींद आने लगता है। गर्मी कितनी होती है, अप्रैल मई के महीने में, मई जून के महीने में नॉर्थ इंडिया पे लू बहता रहता है। उस गर्मी के अंदर आप एक स्कूल में, जहाँ पे शायद पंखा भी ना चल रहा है, वहां पे बैठ के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते, और आपके ऊपर प्रेशर तो अलग से है कि एग्जाम क्रैक करना है। तो समझिए चीजों को, पढ़ाई उसी तरीके की करना है। यूपीएससी का एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ना कि ऐसे बोलते रहे कि हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन का खेल और प्रिपरेशन करना दोनों अलग बात होती है। नेक्स्ट है टॉपर्स के कॉपीज को पढ़ना। वो किस तरीके से एग्जाम लिख रहे थे, कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने एक एग्जाम में इंक्लूड किया, एक आंसर में कौन कौन से ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ऐसा इंपॉर्टेंट नोट्स था, ऐसा इंपॉर्टेंट हेडलाइंस था, किस तरीके से करंट अफेयर्स को इन्होंने एग्जाम के आंसर में इंक्लूड किया, वो जानने की जरूरत है। और उसके लिए आपको टॉपर्स की कॉपी बस ऐसे ही देखना होता है, वो कैसे लिख रहे हैं, और ये सोचना है कि आपका नॉलेज में कितना गैप है, ताकि आप इसे लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करते टाइम। नेक्स्ट है अच्छा इंटरव्यू देना। तो अभी तक मेंस को लेके मैं इतनी बात इसीलिए कह रही थी क्योंकि अच्छा मेंस का एग्जाम होना मतलब यूपीएससी की एग्जाम में जो 1000 या फिर 800-900 सीट होते हैं उसमें आपकी सिलेक्शन होगी। बट इंटरव्यू डिसाइड करता है आपकी रैंक कैसी आएगी। आपकी रैंक आईएएस बनने लायक है, आईपीएस बनने लायक है, या फिर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बनने लायक है, वो डिसाइड करेगा आपकी इंटरव्यू कैसा है उसके ऊपर। तो इसीलिए इंटरव्यू सही होना बहुत ही जरूरी है, और यहीं पे आपके जो एप्टीट्यूड होती है, आपकी एटीट्यूड है इंडियन सोसाइटी की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, बाहर गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ, चाहे कहीं आप कंप्लीटली सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं या फिर उसमें अच्छा ही देख रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखता है या फिर आपको उसके साथ सॉल्यूशन भी सोचना पड़ता है, ये सारा चीज इंटरव्यू में डिसाइड किया जाता है। और बिलीव मी, अगर 4 या 5 पैनलिस्ट हैं तो उन सब के कम से कम 20 साल की एक्सपीरियंस है, तो सब मिला के कुल मिला के 80-100 साल की एक्सपीरियंस में 15-20 मिनट पे आपको जज कर लेना बहुत आसान है। ओके, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किया जाए ये आपको देखना है। बट हाँ, ये तभी देखना है जब आपकी मेंस की पेपर सही तरीके से गए हों, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए अभी दिमाग नहीं लगा सकते। आपको बस इंटरव्यू की जो मॉक इंटरव्यूज आते रहते हैं, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है या फिर क्रैक मंजो, इस टाइप के इंटरव्यू देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रिपरेशन को इतना अच्छे तरीके से करें आपकी जो बिहेवियर है उसमें झलक दिखे। बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसा है। कोई अगर प्रॉब्लम है, मान ये समझ लीजिए कि हमारी हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री से लेके चाय के टपरी में जो चाय बेच रहा है या फिर जो जाके चाय खरीद रहा है, गप्पे मार रहा है, सबको देश की प्रॉब्लम के बारे में पता है। बट ऑफिसर्स वही है जो सॉल्यूशन देते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं वो सॉल्यूशन देते हैं। तो उसके लिए ऑफिसर बनने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रिपेयर एंड इंटरव्यू के लिए डेवलपमेंट कैसी करनी है,
तो यही है कि पॉजिटिव माइंड रखना, अपने शरीर या फिर अपने हेल्थ की ध्यान रखना, लोगों से बातें करते रहना। एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन का स्टेज है उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, घर वालों से बात करना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि 2-3 घर में शादियां है, वो शादी अटेंड ही नहीं कर रहे, नहीं होता है ऐसी जरूरत। हाँ, घर वाले, रिश्तेदार वाले पढ़ाई क्या कर रहे हो, वो एक दिन के लिए है, बट हाँ वहां पे बाकी लोगों से आप मिलेंगे भी, बातचीत होगी, तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए भी वो जरूरी है। फाइनली इंसान जो है वो सोसाइटी के साथ रहते हैं, तो ये सब कुछ छोड़ के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, मेरे फादर की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो आपको कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन सबके साथ करना भी होगा, साथ साथ में प्रिपरेशन भी करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपको जरूरत है इंटरव्यू के लिए भी, आपकी हेल्थ, इमोशनल वेलबींग के लिए भी जरूरत है, साथ साथ में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी जरूरत है। नेक्स्ट आती है डैफ, मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है? मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान आपके होम स्टेट है, आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इस एरिया पे चाहते हैं काम करना, या फिर एक तमिलनाडु का एस्पिरेंट है, वो साउथ इंडिया में ही चाहेंगे, वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, इसी एरिया पे काम करना चाहेंगे। तो राजस्थान की एक एस्पिरेंट की जो चॉइस है, ओडिशा की एक एस्पिरेंट की वैसी चॉइस नहीं है। उन सब के माँ बाप के नाम अलग है, उन सब के ब्रॉन एंड बॉटअप अलग है, उन सब के खाने की तरीका अलग है, उन सब की पढ़ाई अलग है, उन सब की एग्जाम या फिर हायर सेकेंडरी की स्ट्रीम अलग है, पढ़ाई अलग है, ग्रेजुएशन अलग है। तो हर किसी की, इवन एग्जाम में इन सब की ऑप्शनल भी अलग है। तो हर किसी की अलग अलग आइडेंटिटी है, हर कोई एस्पिरेंट अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है इंटरव्यू पैनल के सामने। तो सबका जो चॉइस है वो भी अलग है। कोई सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखना चाहते हैं, आईएएस रखना चाहते हैं, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस रखना चाहते हैं, कोई आईपीएस रखना चाहते हैं, कोई हो सकता है कि इनकम टैक्स को पहले रखना चाहते हैं। तो सबके लिए अलग अलग है। कोई फ्रेशर्स है, कोई पढ़ाई करके जस्ट अंदर जा रहे, कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से थे वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट पे जाना चाह रहे हैं। तो हर एक लोगों के बैकग्राउंड अलग है, तो हर एक लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म अलग होती है। दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप वहां पे जो इंफॉर्मेशन देंगे उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंटरव्यूअर के पास वो आपकी पहचान है। आप लिख के दे रहे कि मैं ये चीज मेरे बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछे। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो आपकी पैन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड की तरह इंटरव्यूअर के पास आपकी पहचान है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मेंस के टाइम पे भी एक भरना पड़ता है, प्रीलिम्स के टाइम पे भी एक भरना पड़ता है, एंड इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात होगी, बट इंटरव्यू में ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या फिर डैफ की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको क्या क्या करना है? पर्सनालिटी टेस्ट की जो प्रिपरेशन होती है वो मेंस के ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के बाद स्टार्ट नहीं होता। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टार्ट करते हैं, एस्पिरेंट बनते हैं, तब से होती है। ये मैंने पहले भी कहा है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपने ऑप्शन चूज किया है, वो आपने चूज किया है खुद से। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बता दें कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्सनालिटी ट्रेट, आपकी जो कैरेक्टर है उसकी बिल्डअप हो, वो आपकी बिहेवियर हो। बिहेवियर ऐसे ही होता है कि आप किसी को बात करने देते हैं कि नहीं,
या फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बीच में ही उन्हें रोकते रहे हैं कि नहीं, आप उनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं, आप अपनी जो वैल्यू है या फिर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर अपनी जो दृष्टिकोण है उसको इंटरव्यूअर को समझा पा रहे हैं कि नेक्स्ट एथिकल डिलेमा एंड केस स्टडी के बारे में आपको जानना है, जो GS4 यानी कि पेपर 5 में बेस्ड है, वो आपको जानना है। आपको सिचुएशन दिया जाएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसी में ये देखा जाता है, पता किया जाता है कि ये एप्लीकेशन के लिए या फिर ये ऑफिसर बनने के लिए लायक है कि नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको जानना है, पूरे देश में पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल सकता है, ये भी पूछे जा सकता है। आपको फ्यूचर भी पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप तब क्या करेंगे, अगर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो, ऐसे ब्यूरोक्रेट आप क्या करने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाए। नेक्स्ट है मॉक इंटरव्यूज, ये आपको देना है, जिसके बारे में आप लोग आई सपोज कि इसमें यूट्यूब में मॉक इंटरव्यू होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही तरीके से आप वो समझा पा रहे कि नहीं, ये जानने आपको किसी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है। ये यूपीएससी बहुत ज्यादा लाइक करता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ये बहुत ही बड़े बड़े सब्जेक्ट है। छोटे सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, आपकी आर्गुमेंट क्या है। हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ बोलना पड़ जाए और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको दहाड़ लगा रहे हैं, तब भी आपको अपना जो पोजीशन है, अपना जो सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आपने ऐसा एक डिसीजन लिया, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताना है, ये जज साहब को बताना है। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल और भी जरूरत है। मान लीजिए आप किसी मिनिस्ट्री में अपॉइंट हुए जहां पे मंत्री साहब को एक तो चीजें अच्छी तरीके से पता नहीं होता, वो प्रेजेंट भी नहीं होते पार्लियामेंट पे ज्यादा, तो हो सकता है आपको 30 पेज की रिपोर्ट हाफ पेज में लिखना है और वो समझाना भी है मंत्री साहब को कैसे होगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल की भी जरूरत है। मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के प्रिपरेशन आपको करनी होगी ताकि आपके आगे चल के काम आसान हो। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होती है कि आपको ये समझना है कि जो इंसान आपके पास अपना समस्या लेके आ रहे हैं, आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता, तभी आप समझ पाएंगे कि उस इंसान की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, तब आपको बुरा लगेगा। मान लीजिए आपके पास 65-70 साल की एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो आपको बताते हैं कि मुझे 2 महीने से कोई राशन की सामान नहीं मिल रहा है और मैं 5 दिन से नहीं खाई नहीं हूं और मुझे देखने के लिए कोई नहीं है मेरे घर पे। तो आपके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो आप आधार कार्ड मांगेंगे, फिर राशन कार्ड मांगेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि आप फॉर्म फिलअप करके लाइए और वो फॉर्म फिलअप करके आपको जो राशनिंग की ऑफिसर है उनके पास जमा कराना है। क्या आप पहले लेंगे या फिर सबसे पहले आप उनके लिए खाने के बंदोबस्त करेंगे? उनके पास दो महीने से राशन नहीं मिल रहा है, उनके पास राशन का सामान पहुंचाएंगे एंड फिर जो आपके सबऑर्डिनेट है उन्हें बोलेंगे कि इनका फॉर्म फिलअप करके अभी तुरंत जो ऑफिसर है उनके पास भेज दीजिए। क्या करना चाहिए? प्रोटोकॉल आपका क्या कहता है कि फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद आपको 1 महीने 2 महीने बाद मिलेगा। और एम्पैथी क्या कहते हैं, जो इंसान है उनकी दुख समझो। समझ रहे हैं एम्पैथी का मतलब क्या होती है? सिंपैथी मतलब आप किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं। एम्पैथी मतलब आप उस दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। आपके घर में अगर 2 महीने से राशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं? ओके, तो दैट इज एम्पैथी। एंड
यूपीएससी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी पे देते हैं। फिर है लीडरशिप स्किल। आपको अगर यूनाइटेड नेशन में जो हमारे सो कॉल्ड एनिमी कंट्रीज है, जो हमारे देश में कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कुछ खड़े होके बोलना है तो आप सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहे, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी की बात रख रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन में या फिर अगर आप किसी छोटी जगह पे मान लीजिए अपनी डिस्ट्रिक्ट की कुछ समस्या के बारे में आप अपने जो ऊपर साहब है उनको समझा रहे हैं, मंत्री को समझा रहे हैं, तो क्या आप अपनी बात कह रहे हैं? नो, ऑब्वियसली आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख लोग हैं उन सबकी बात समझा रहे हैं। तो लीडरशिप स्किल वैसी होनी चाहिए और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन तभी स्टार्ट होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आर्गुइंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, सही तरीके से सोचने की आदत, ये सब यूपीएससी में जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है। जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट एक्शन क्या हो सकता था। जैसा सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है, मान लीजिए फ्लड, ये उत्तराखंड में आउट क्लाउड ब्लास्ट हो गया, 5-6 ऐसे गांव हैं जो खीर गंगा नदी है वो लेके चला गया, गांव में कुछ नहीं बचा। सिचुएशन कैसा है, आपको उसी तरीके से अडेप्ट करना है। हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग कहां पे मिली है, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक की ड्रॉट वाले एरिया पे मिली है जहां पे बारिश, या राजस्थान में जैसलमेर में मिली है जहां पे बारिश होती ही नहीं है, वहां पे फ्लड की कंडीशन नहीं है। आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग है उत्तराखंड में जहां पे बारिश के टाइम पे हर साल धंस जाते हैं। तो आपको एडेप्टेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए, जो रिसोर्सेस है उसी के बेसिस पे आपको काम करना है और माइंड हमेशा ओपन रखना है। तो बस मुझे यही कहना है कि यूपीएससी की जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, साथ साथ में इतना कुछ बोलने के बाद जाहिर सी बात है आपके दिमाग में सेल्फ डाउट तो जरूर आएगा, क्योंकि मैं जो चीजें बोल रही हूं वो कोई झूठ नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। मैं खुद एस्पिरेंट रह चुकी हूं, मुझे पता है कि सेल्फ डाउट तो भाई साहब बहुत आएगा, बट यूपीएससी क्रैक करने का मतलब आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी डर है, आपकी जो लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशन कैसे है, सबसे पहली लिमिटेशन एज खत्म हो रहा है। एज ए फीमेल कैंडिडेट आपको एक टाइम बाद शादी करना है, घर वाले को देखना है, घर बसाना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको जॉब मिलना चाहिए, 26, 27, 28 साल तक आप बैठ नहीं रह सकते। पापा की रिटायरमेंट होने वाली है, घर पे बहन है, उनकी शादी कराना है। तो ये आपकी लिमिटेशंस है और ये लिमिटेशन को आपको जानना है, इस लिमिटेशन के साथ आपको पढ़ाई भी करना है। तो आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ने के लिए आपको आपकी जो ये डर है उसे जीतना भी है। फॉर एवरी ऑब्स्टेकल यू ओवरकम्स, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसे आप ओवरकम कर पा रहे, वो आपके सक्सेस की और करीब पहुंचाता है आपको, ना कि वो आपको पीछे धकेल देता है। वो एज ए इंसान आपकी जो ऑफिसर लाइक कैपेबिलिटी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की एग्जाम नहीं, आप कोई भी एग्जाम है, एसएससी का है, नाबार्ड का एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दीजिए, बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको फ्लरिश जरूर कराएगा। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो 3 साल, 4 साल, 10 साल सर्विस में रहने के बाद छोड़ देते हैं, बट उनकी वो कैपेबिलिटी बन जाता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर पाए। तो सिर्फ यूपीएससी अकेली भी रास्ता नहीं होता। अगर आपको सर्विंग मेंटालिटी है, अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सबके लिए कुछ करना है, तो यूपीएससी अकेला रास्ता नहीं है, ये भी आपको जानना है। तो नेशन को सर्व करने के लिए सिर्फ यूपीएससी नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सही तरीके से बहुत सारे रास्ते को आप चूज कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी बात है आपके जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो फियर्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, उसको आपको हटाना है। आई होप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में जो जो चीज आपको जानने की जरूरत थी
ये मैंने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको सही लगी है इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे एग्जाम्स, जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फैमिली या फिर जो गार्जियंस देख रहे हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके दिमाग में प्रेशर ऑलरेडी रहता है, तो आपके किसी बात की वजह से वो प्रेशर बढ़ ना जाए। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे एस्पिरेंट है तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। परीक्षा जंक्शन के चैनल को लाइक कीजिए, इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीटली फ्री है आपके प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियोस को देखते रहना है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपके पास जो स्टडी रिलेटेड वीडियोस है या फिर ऐसे वीडियोस है जो आपको जानने की जरूरत है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जो हमारी चैनल है ये यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, फेसबुक, टेलीग्राम हर एक प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़े हमारे साथ और प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।